जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके चैनल गोल्डन फ्यूचर सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की कितनी महत्वपूर्णता है। तो इन्हीं से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है और वीडियो के शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो जो बहुत ही खास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। 1 नंबर यानी कि फ्रेंड्स, अनुच्छेद 52 में कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 52 जो है, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं, यानी कि अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अगले अनुच्छेद में यानी कि 53 नंबर अनुच्छेद में कहा जा रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी राष्ट्रपति जो होते हैं संघ के जो कार्यपालिका की जो शक्ति होता है, कार्यपालिका की शक्ति का वो मतलब जो क्या होते हैं, मुख्य चीफ होते हैं, हेड होते हैं। अगले अनुच्छेद में कहा जा रहा है अनुच्छेद 54 में कहा जा रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इन सभी का वर्णन अनुच्छेद 54 में मतलब किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, कम से कम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की जो उम्र होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, उसके पास जो है कम से कम प्रस्तावक जो है 50 प्रस्तावक होने चाहिए। और फ्रेंड्स, एक और बात मैं बता दूं, राष्ट्रपति की पद के लिए इलेक्शन यानी कि चुनाव में आने के लिए कम से कम 15,000 की राशि सरकारी खजाने में जमा करने होते हैं। और फ्रेंड्स, सरकारी खजाने में जमा करने के बाद तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। और इसमें भी एक कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि यदि आप चुनाव को जीत जाते हैं तो फ्रेंड्स, आपको वो जो 15,000 की जो राशि है वो आपको रिटर्न कर दी जाती है। यदि आप चुनाव को हार जाते हैं तो 15,000 की राशि जो है जब्त कर ली जाती है। और फ्रेंड्स, मैं बताते चलूँ, ये जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, और भी सारी बातें बताते रहेंगे, बट आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। अगले अनुच्छेद में यानी कि 55 नंबर अनुच्छेद में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 55 कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 55 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है आम लोगों के जैसे लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, तो इन मतलब ऐसे इस प्रकार से जो चुनाव नहीं होता है, वह अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है उसमें जो है केवल जो होते हैं ना, जो जनरली रूप से जो मतदाता गण होते हैं वो लोग उसमें वोटिंग नहीं करते हैं। उसमें पदेन जो मुख्य जो लोग होते हैं, जो किसी राज्य से होते हैं, किसी ज़िले से होते हैं, तो उसमें जो है जो लोग भाग लेते हैं, जो लोग वोटिंग करते हैं, वो लोग जो है जैसे हो गए विधायक हो गए, सांसद हो गए, इन सभी लोग जो है उसमें वोटिंग करते हैं। तो निर्वाचन की रीति में इन्हीं सारी चीज़ों को बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, किस तरह से होगा, कौन लोग उसमें वोटिंग करेंगे, कौन लोग नहीं करेंगे। तो इन्हें अनुच्छेद 54 अनुच्छेद यानी कि 55 में इन्हीं सभी बातों का वर्णन किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अगले अनुच्छेद में कहा जा रहा है अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति की पदावधि, कि राष्ट्रपति की पदावधि क्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इन्हीं सारी रिलेटेड बातों से यह क्या है अनुच्छेद 56 में बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले अनुच्छेद को देखते हैं, यानी कि अनुच्छेद 57 में कहा जा रहा है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। तो फ्रेंड्स, यदि कोई राष्ट्रपति देश को मतलब जो है देश अगर वो मृत्यु हो जाता है, मृत्यु होने के बाद जो है पुनः मतलब जो है निर्वाचन करने की मतलब जो है उसमें विधि बताई गई है अनुच्छेद 57 में। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ
कि किसी भी देश का राष्ट्रपति यदि अगर जीवित है और नहीं अगर मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 6 माह के अंदर जो है चुनाव करके जो है उसको जो है राष्ट्रपति के जो कुर्सी खाली है उस कुर्सी को पूरा कर लिया जाता है। तो इन्हीं सारी बातों का वर्णन अनुच्छेद 57 में किया गया है। अनुच्छेद 58 फ्रेंड्स, अनुच्छेद 58 में बताया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन की अर्हता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम इसमें अर्हता का मतलब ये होता है कि योग्यता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम मतलब क्या होनी चाहिए योग्यता किसी व्यक्ति के पास। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम किसी व्यक्ति की जो उम्र है 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, वह मतलब जो है योग्य आदमी होनी चाहिए, वह पागल नहीं होना चाहिए, वह किसी भी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए, वह भारतीय हो। तो इन्हीं सारी बातों का मतलब इन्हीं सारी बातों से रिलेटेड जो है बातें बताई गई है अनुच्छेद 58 में कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है यानी कि अनुच्छेद 59 में कहा जा रहा है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होती है, क्या क्या मतलब नियम हो सकते हैं। तो इन सारी बातों का जो रिलेटेड जो बातें हैं इन सारी बातों का वर्णन अनुच्छेद 59 में किया गया है। अगले अनुच्छेद में कहा जा रहा है फ्रेंड्स, अगले अनुच्छेद में कहा जा रहा है यानी कि 60 नंबर अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और प्रारूप। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का जो शपथ होता है अनुच्छेद 60 से शपथ, 100 से 60 और 100 से शपथ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप टैग करके याद करोगे तो बहुत ही आसानी तरह से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञान और प्रारूप जो होते हैं इन सभी बातों का वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की जो शपथ जो दिलवाते हैं वह भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं शपथ दिलवाते हैं। तो इन्हीं सारी बातों का वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न यानी अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अगले अनुच्छेद में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, यदि कोई राष्ट्रपति अपने कामों में अच्छे से नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति का जो महाभियोग जो लगाया जाता है वह जो है संसद में लगाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसकी सूचना जो है 14 दिन पूर्व प्राप्त हो। इसकी सूचना जो है 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को ये बता दिया जाता है कि यदि आपके द्वारा आपके बारे में अपील दायर की जा रही है तो आप अपने तो जो है आकर के अपने आप को साबित करें कि आप वाकई में सही हैं या गलत हैं। तो इन्हीं सारी रिलेटेड बातों का जो है वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न यानी अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अगले अनुच्छेद में कहा जा रहा है राष्ट्रपति के रिक्त यानी अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए समय निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि यदि कोई व्यक्ति यदि देश के राष्ट्रपति यदि बाहर चले जाते हैं तो उस स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति जो है अपने क्या करते हैं वो संभालते हैं, राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस मतलब समय में उस अवधि में कम से कम 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन करके जो है यानी कि राष्ट्रपति के पद के जो है भर लिया जाता है। तब तक के लिए उपराष्ट्रपति ही भारत के क्या होते हैं किसी देश के क्या होते हैं राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले अनुच्छेद को देखते हैं यानी कि 71 नंबर अनुच्छेद को देखते हैं। 71 नंबर अनुच्छेद में कहा जा रहा है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसक्त विषय। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बीच जो बातें हैं जो कड़ी हैं इन सभी बातों का रिलेटेड जो संबंधित जो बातें हैं इन सब का अनुच्छेद 71 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 72 में अनुच्छेद 72 से वो 72 काम करते हैं। क्षमा, दंड के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी कि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति होती है कि किसी व्यक्ति को दंड दी जा रही हो तो उसके क्षमा को मतलब जो है क्या कर सकते हैं वह माफ़ कर सकते हैं। इन सभी बातों का वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। अनुच्छेद 73 में बताया जा रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ के जो कार्यपालिका जो शक्ति के जो हेड होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। इन्हीं सारी बातों का वर्णन अनुच्छेद 73 में किया गया है। अनुच्छेद 74 में कहा जा रहा है कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए मंत्रिपरिषद का गठन।
तो फ्रेंड्स, कार्यपालिका शक्ति के लिए प्रयोग के लिए जो मंत्रिपरिषद का जो गठन है, तो कार्यपालिका शक्ति के हेड तो राष्ट्रपति होते ही हैं, लेकिन इसके प्रयोग के लिए, उनके कामों के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। और फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद का जो गठन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न यानी अगले अनुच्छेद को देख लेते हैं। अगले अनुच्छेद यानी कि 78 नंबर अनुच्छेद में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से भारत में या किसी देश में जितने भी सारे काम हो रहे हैं, इन सभी बातों का सूचना अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति जो है सभी का सूचना ले सकता है। तो अनुच्छेद 78 में इन्हीं सारी बातों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 80 में कहा जा रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करना। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वो कैसे व्यक्ति को मनोनीत करके राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं? तो फ्रेंड्स, वो किसी जो कॉलेज होते हैं, कॉलेज के कुलपति होते हैं या कोई स्नातक कला होता है, बहुत मतलब इन्हीं तरह के लोगों को जो है मनोनीत करके वो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न यानी कि अनुच्छेद 331 को देखते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करना। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय जो होते हैं कम से कम 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इन्हीं सारी बातों का वर्णन अनुच्छेद 331 में किया गया है। और जो राष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करके लोकसभा में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले अनुच्छेद को देखते हैं यानी कि अनुच्छेद 108 को देखते हैं। अनुच्छेद 108 में कहा जा रहा है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियाँ होती है कि वो दोनों सदनों को यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का अधिवेशन यानी बुलावा एक बार में कर सकता है। इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 111 में कहा जाए राष्ट्रपति का जेबी यानी कि वीटो शक्ति का प्रयोग। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो है दंड माफ़ करना, क्षमा करना, प्रार्थना माफ़ करना, इन सभी चीज़ों का जो माफ़ करते हैं वो जो है इनके पास क्या होता है, पॉकेट वीटो होता है। पॉकेट वीटो का मतलब होता है उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं कि उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको सुने या नहीं सुने। सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो पॉकेट में जाओ। इस तरह से वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हैं। तो राष्ट्रपति जो पॉकेट वीटो का जो इस्तेमाल करते हैं अनुच्छेद 111 के तहत वो जेबी पॉकेट वीटो का शक्ति के क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अगले अनुच्छेद में कहा जा रहा है यानी कि अनुच्छेद 123 में कहा जा रहा है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति। राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद से मिलता है? तो अनुच्छेद 123 से। इन्हीं सारी बातों का वर्णन अनुच्छेद 123 में किया गया है। अगले प्रश्न यानी अगले अनुच्छेद में कहा जा रहा है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार। राष्ट्रपति जो है किसी भी चीज़, किसी भी कामों, किसी भी क्षेत्र के बारे में जानने का अधिकार उनको किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 143 यानी 143। चलिए फ्रेंड्स, अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अगले अनुच्छेद में कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति। ऑलरेडी मैंने बता रखा है फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रथम नागरिक कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और बात मैं बता दूं, भारत में कौन सी नागरिकता है? तो फ्रेंड्स, बहु नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। आप एकल नागरिकता के मतलब क्या समझते हैं? फ्रेंड्स, एकल नागरिकता का मतलब है कि आप एक ही नागरिकता ले सकते हैं। आप भारत में हैं और पाकिस्तान में भी हैं या अमेरिका में है तो आप यहाँ और वहाँ दोनों का नागरिकता आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप एक ही देश का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, या तो अमेरिका या तो भारत। तो फ्रेंड्स, भारत के जो प्रथम नागरिक कहलाते हैं वो राष्ट्रपति कहलाते हैं। अनुच्छेद 112 में कहा जा रहा है कि 112 के तहत तो आय व्यय का विवरण यानी बजट, वह भारत में जितने भी बजट होते हैं, जितने भी सारे काम होते हैं, इन सभी बातों का, इन सभी चीज़ों का वर्णन अनुच्छेद 112 होता है। और इसका लेखा जोखा जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के तहत अपने पास क्या करते हैं, रखते हैं। इन सभी बातों का वर्णन इस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 124 के तहत एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो फ्रेंड्स,
अनुच्छेद 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, अगले अनुच्छेद में कहा जा रहा है अनुच्छेद 217 अनुच्छेद 217 के तहत जो HC यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी जज जो होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत को करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इन्हीं सारी बातों का वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न यानी कि अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है वह 352 के तहत राष्ट्रपति जो है देश में राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। इन्हीं सारी बातों का वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है। अंतिम अनुच्छेद यानी कि 360 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 360 में कहा जा रहा है वित्तीय आपात जब लगाई जाती है तो 360 के तहत राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात लगाते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सबको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और गोल्डन फ्यूचर सेंटर के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर देर मत कीजिए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और आप सब मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इससे भी बेटर रूप से मैं वीडियो लेकर के आ पाऊँ आप सबके बीच। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।